अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार। और जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी का आज जो है वो राउंड 2 डे 1 था और काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं मेरे लेक्चर का कि जो क्वेश्चंस मुझे पता लगे स्टूडेंट से तो उनको मैं यहाँ पर जो है उसको सॉल्व करूँ। तो वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो 99% क्वेश्चंस हैं, ठीक है, केमिस्ट्री और इंग्लिश के, तो वो हमारे पास कैसे बेटा रिपीटेड हैं। ठीक है, तो जिनको मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में सॉल्व किया हुआ है तो वो ऑलरेडी रिपीटेड हैं। बस कुछ 1% के करीब ही एमसीक्यूज़ जो मुझे न्यू मिले हैं, वो भी शायद न्यू नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने उनको सॉल्व करवाया है। अगर मैं सॉल्व करवाऊँ तो क्या पता आपको पता लग जाए। तो ये मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है वो 13 तारीख़ को है या 14 तारीख़ को है, तो वो 13 और 14 को है, तो फिर वो जो है वो इसको लाजमी वॉच करें ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि किस तरह ये क्वेश्चन जो है एनईडी में इस बार आ रहे हैं या आज के दिन आए हैं। तो ये राउंड 2 डे 1 की केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पता लगें उस तरफ आएंगे। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर पास पेपर चाहते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के जो ऑथेंटिक पास पेपर्स हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें 030021527272। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको तमाम सब्जेक्ट्स की PDF जो है वो प्रोवाइड करूँगा ताकि जल्द से जल्द आपकी तैयारी जो है वो मुमकिन हो सके एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ कंपाउंड कंटेन्स फिक्स्ड एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ डैश। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है कि अ कंपाउंड कंटेन फिक्स्ड एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ। तो ये स्टेटमेंट बेटा हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट है कि जो भी कंपाउंड होता है उसमें फिक्स एलिमेंट होते हैं जो फिक्स प्रोपोर्शन में हमारे पास कंबाइन होते हैं। इसी लॉ को हम लोग जो है वो कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहा जाता है इसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर इसी को हम लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो ये सारे इसी के नाम है बेटा। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ का आंसर हमारे पास बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज द सेम वॉल्यूम इज द स्टेटमेंट ऑफ डैश। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स STP पर सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं बेटा, ये एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है जो कहता है किसी भी गैस का जो एक मोल है उसका वॉल्यूम हमारे पास 22.41 dm³ होता है, चाहे आप कोई भी गैस ले लें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कैल्सीरियस मटेरियल्स आर डैश। कैल्सीरियस मटेरियल किसे कहते हैं? ऐसे तमाम मटेरियल जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास मौजूद हो उनको जो है वो कैल्सीरियस मटेरियल कहा जाता है। तो देखें, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, ये तीनों ही हमारे पास, तीनों में ही कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास मौजूद होता है। दैट्स वाई इनको हम लोग कैल्सीरियस मटेरियल कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसके ऑप्शंस मुझे नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, लॉ ऑफ मास एक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश। लॉ ऑफ मास एक्शन किस पर डिपेंड करता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों पर ही डिपेंड करता है। चूँकि आप जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ये इक्विलिब्रियम लॉ क्या होता है कि अगर m मोल्स ऑफ A रिएक्ट करते हैं n मोल्स ऑफ B से टू फॉर्म x मोल्स ऑफ C एंड y मोल्स ऑफ D। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के रिएक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज़ A की पावर m और B की पावर n, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ C की पावर x और D की पावर y। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन 5 है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग। सिग्मा और पाई बॉन्ड की तादाद बतानी है इनमें। तो देखो बेटा, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये एक न्यू क्वेश्चन है जो शायद इस साल आया है इस राउंड में। तो CH3 हमारे पास है, CH3, उसके बाद कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, देन उसके बाद कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है और फिर CH3 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर ये डबल बॉन्ड है, देन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें बताने हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड इसके अंदर मौजूद हैं। तो बेटा सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तो सिग्मा बॉन्ड है, तो क्वेश्चन ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड यहाँ मौजूद हैं, तो उससे करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है, 13 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, एडिशन ऑफ HCN इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज डैश। कार्बोनाइल कंपाउंड में HCN की एडिशन क्या कहलाती है? हाइड्रोजन साइनाइड की। जैसे अगर आप कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं HC डबल बॉन्ड OH और उसमें आप ऐड करते हैं HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो बेटा ये जब रिएक्शन होगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास? हाइड्रोजन कार्बन, तो एक तरफ OH आ जाएगा और एक तरफ CN आ जाएगा, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप पे जाकर हमारे इसका नेगेटिव जो है ना CN माइनस, वो क्या करेगा? इस पॉजिटिव कार्बन पर जाकर हमारे पास अटैक कर लेगा, तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, चूँकि न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स वगैरह, कीटोन्स वगैरह हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। क्वेश्चन 17 है, जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ डैश। जूल सेकंड किसकी यूनिट होती है? तो जूल सेकंड बेटा प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास होती है, चूँकि हम जानते हैं E बराबर किसकी होता है? E प्लांक्स की इक्वेशन के मुताबिक E बराबर होता है H इंटू न्यू के, तो H बराबर किसके हो जाएगा? E अपॉन न्यू के। अब यूनिट अगर निकालेंगे इसको तो कैसे निकलेगी? E की यूनिट हमारे पास जूल है और न्यू हमारे पास होता है सेकंड इनवर्स, जो ऊपर जब जाएगा तो ये जूल सेकंड हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, ब्राइन इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ डैश। ब्राइन किसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है? तो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसके पास है? तो NH3 K3N KN3 NaCl, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इनमें से हमारे पास NH3 के पास है, अमोनिया के पास है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और जिसमें लोन पेयर होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता है। ठीक है। और बाकी तो देखिए इन सब में मेटल्स आ रहे हैं, तो मेटल जब आते हैं तो इसमें दैट सी बात है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, फिर आयनिक बॉन्ड्स हैं। क्वेश्चन 10 है, आर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन्स दैट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू डैश। आर्हेनियस इक्वेशन ये कहता है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्या इंक्रीज करने से बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो आर्हेनियस इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर टेम्परेचर है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, सीमेंट हैज़ मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ डैश। सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होता है बेटा? कैल्शियम लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन या लाइम सबसे ज़्यादा सीमेंट में मौजूद होता है। सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जो सीमेंट में होता है वो सिलिका होता है। 12 है, नाइट्रिक एसिड इज अ डैश। नाइट्रिक एसिड की आप देखो, नाइट्रिक एसिड की अगर बात करें तो HNO3 है ये नाइट्रिक एसिड, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आती है। तो नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रिक एसिड हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि नाइट्रिक एसिड इन एसिडिक मीडियम इज डैश। नाइट्रिक एसिड एसिडिक मीडियम में क्या होता है, मतलब कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके प्रेजेंस में क्या होता है, तो अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अब ये देखो, अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सवाल बन जाएगा कि जैसे कि हमारा बेंजीन है, इसके साथ रिएक्शन हुआ नाइट्रिक एसिड का, बट दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पता है सूरत में हमारे पास क्या होगा? बेंजीन के साथ NO2 अटैच हो जाएगा और साथ में वाटर बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रो बेंजीन। तो बेंजीन जब एसिडिक मीडियम में होता है तो सूरत नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, मीन्स नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करवाता है। ठीक है। तो ये सब दोनों सवाल चेंज है। क्वेश्चन 14 है, रियल गैस ओबेस गैस लॉज एज डैश। रियल गैस कब गैस लॉज को ओबे करते हैं बेटा? जब हमारे पास प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्वेश्चन 15 है, रियल गैस बिहेव्स आइडियली एज डैश। तो रियल गैस का आइडियल बिहेवियर के मुराद के वो कब आइडियल गैस लॉज को फॉलो करते हैं? तो ए ऑप्शन ही इसका दोबारा हो गया, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्वेश्चन 16 है, रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट डैश। रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कब करते हैं, मतलब कब वो गैस लॉज को फॉलो नहीं करते? तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर नहीं करते, बी ऑप्शन हो जाएगा। 17th है, रियल गैस ओबेस विच लॉ। रियल गैस कौन से लॉ ओबे करता है? तो बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ तो नहीं करता, लेकिन ग्राहम्स लॉ ओबे करता है रियल गैस। ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 18 है, द कैटलिस्ट दैट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ाता है बेटा वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है।
क्वेश्चन 19 है, एट विच टेम्परेचर डज वाटर हैव पार्टिकल्स विथ ग्रेटर एवरेज काइनेटिक एनर्जी देन वाटर विथ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहना किस टेम्परेचर पर वाटर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी 30 डिग्री के मुकाबले में। देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो हमें यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से वो टेम्परेचर ढूंढना है जो 30 डिग्री से हमारे पास ज़्यादा हो। अब देखो 300 केल्विन कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया, मतलब अगर हम इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो 300 में से माइनस कर दिया 273, तो ये हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस से कम आ रहा है। फिर 280 में से अगर हम 273 माइनस करेंगे तो और कम आ जाएगा, तो CD भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 95 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हमारे पास होता है ये 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20, इफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट देन इट इज़ कॉल्ड डैश। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट में हो, अलग अलग फेजेस में हो, तो उसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 21 है, यूरिया इज़ मेनली यूज इन विच सब्सटेंस। यूरिया मेनली कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा, फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, खाद वगैरह में। क्वेश्चन 22 है, मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल इज डैश। सबसे ज़्यादा अबंडेंट अल्कली मेटल हमारे पास सोडियम है, चूँकि ये हमें पता है कि सोडियम जो है NaCl की फॉर्म में बहुत ज़्यादा ज़मीन से मिलता है। क्वेश्चन 23 है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रीजन टू फॉर्म डैश। अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है। अब देखें RMgX हमारे पास होता है ग्रिग्नार्ड रीजन, अब ये रिएक्शन कर लिया RX के साथ जो अल्काइल हैलाइड है, अब यहाँ हमारे पास क्या बनेगा RMgX, तो ये R बन जाएगा, मतलब अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और MgX2 बनेगा, तो ये अल्केन बनाएगा, तो आंसर में हमारे पास ही हो जाएगा उसका अल्केन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 24 है, वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स एक्सिस्ट बिटवीन डैश। अब आपको पता है कि वैन डर वाल्स फोर्स जो है ना वो हमारे पास जितनी ज़्यादा बड़ा आइन होगा उतनी ज़्यादा जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग होगी। खासतौर पर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की बात करें तो उसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा आइन जो होगा उसकी वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स होगी, तो उसका ए ऑप्शन हो जाएगा, हीलियम। 25, नेल्सन सेल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर डैश। नेल्सन सेल को NaOH की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट ये जो हमारा है ओल्ड बुक का सवाल है जो आया गया इसके अंदर। क्वेश्चन 26 है, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड डैश। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बेटा दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 27, विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकेगा, तो पोटेशियम सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सबसे स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है हमारे पास, तो ए वाली स्टेटमेंट ट्रू है, H = E + PV। तो H यहाँ पर क्या चीज़ है बेटा, यहाँ पर जो H है, सॉरी यहाँ पर जो H है दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, तो ये एंथैल्पी हमारे पास है, ठीक है। तो एंथैल्पी बराबर होते E + PV के। 29 है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन देन द रिएक्शन में बी डैश। अगर रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है तो ये रिएक्शन हमेशा कौन सा होता है बेटा हमारे पास, ये हमेशा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो बेटा ये कुछ MCQs मुझे पता लगे थे केमिस्ट्री के, जो मैंने आपके साथ शेयर किए राउंड 2 डे 1 के, ठीक है। तो R2 D1 के MCQs इंशाल्लाह जो है वो कल राउंड 2 डे 2 के MCQs भी मैं अपलोड करूँगा जैसे मुझे पता लगेंगे। अच्छा, इंग्लिश के भी कुछ, इंग्लिश ज़्यादा तो नहीं पता लगे, बस कुंती के सवालात हैं वो बता दूँ। सबसे पहले तो पैसेज जो आज आया है, तो जो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि आज पैसेज बच्चों का बैटल ऑफ चांसलरविल भी आया है, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन भी आया है, फूड डेजर्ट भी आया है, और ग्लूटेन फ्री बेकिंग भी आया है। ये 4 पैसेजेस आज स्टूडेंट्स को दिखाई दिए अपने पास। तो अच्छा, पैसेजेस टोटल आपको पता है कि हमारे पास टोटल पैसेजेस जो है वो मैंने से पहले लेक्चर में बताया था आपको कि वो 13 पैसेजेस हमारे पास टोटल हैं। और अगर आपको वो 13 के 13 पैसेजेस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, तो उनमें से भी कोई एक पैसेज आपको जो है वो मिलता है NAD के टेस्ट में। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन है, देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग डैश 6 o'clock, ये प्रेपोजिशन का एक सवाल है। 6 o'clock टाइम घड़ी का वक्त है, तो उससे पहले एट आ जाएगा, एट 6 o'clock। सिनोनिम्स पूछे गए थे, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब कोई राज की बात हो गई तो उसका सीक्रेट हो गया। डिटेस्टेड मतलब कुछ चीज़ पसंद ना करना तो उसका डिसलाइक हो गया। प्लेंटीफुल मतलब कोई चीज़ वाफिर मिकदार में होना, बड़ी तादाद में होना, तो उसका सिनोनियम हमारे पास एबंडेंस हो गया। तो ये कुछ सिनोनिम्स बच्चों ने मुझे बताए,
तो बेटा कंप्लीट ये पेपर है जो कि एनईडी राउंड 2 डे 1 के एमसीक्यूज़ हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक जिनका कल एनईडी में एंट्री टेस्ट होने वाला है। तो बस पास पेपर की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें बेटा, जितने ज़्यादा पास पेपर आप अच्छी तरह से परफॉर्म करके जाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो बेटा आपके अच्छे मार्क्स आपके गेट होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जल्द हाजिर नेक्स्ट डे फिर जो है वो एक नया लेक्चर आपके सामने लेकर आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।